मैं पाकिस्तान से सोच के आया था कि भाई जो मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे तो दरख्तों पे पैसे लगे होंगे, बंदा तोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन वो सब सिर्फ ख्याली बातें हैं। एक हफ्ते के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार जितनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया, अगर सारों का जवाब आ गया तो बंदा क्या करेगा। जो आने वाले हैं हमारे भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उनको मैं ये कहूँगा, एक तो भाई ड्राइविंग सीख के आए, यहाँ पे आपको बहुत एज मिलता है ड्राइविंग का। नहीं, मैंने पाकिस्तान में बिल्कुल ड्राइविंग नहीं, यहीं पे आके मैं स्टार्ट यहाँ पे आके बिल्कुल स्टार्ट किया। वेरी गुड। जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हुआ था कि यार कि आई विश आई हैव लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, कि मतलब मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। ये है कि अपने दोस्तों का सर्कल आप बहुत ही चूज करके ख़ास तौर पे बनाएं। एक जुमला बोलना और उसमें 10 गालियाँ होती हैं और जुमला इतना सा होता है, जुमला इतना सा होता है, ठीक है, उसमें 10 गालियाँ होती हैं। वही हुआ। मतलब आपने फिर आगे बात की एंड सारी ये स्टोरी पॉडकास्ट पे बताने वाली नहीं है। नहीं वही। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू ऑजी डायरीज़ वंस अगेन। आज हमारे साथ बड़े ही कोई हमारे ख़ास मेहमान मौजूद है। भाई का नाम है सोहल, और सोहल को मैं पिछले तकरीबन 1 साल से जानता हूँ। और भाई किसी काम के सिलसिले में एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई थी, और फिर उसके बाद भाई अभी मेरे साथ जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे भाई पे मेरे कह लें कि को वर्कर भी हैं। तो हम लोगों की ऑलमोस्ट तकरीबन एवरी डे ही मुलाकात होती है। भाई को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो आज हम उसी चीज़ को लेके आगे भाई से एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बुक के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और जो 2 मेन बुक्स होंगी उनके मैं नाम आपको बताता चलूँ। एक बुक है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, और एक बुक जो सी है वो मैं डिस्कस करूँगा जो कि रमीत सती, जो कि अमेरिका के एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, आई विल टीच यू हाउ टू बिकम रिच। और अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो नेटफ्लिक्स पे इस पर पूरी सीरीज़ भी पड़ी हुई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, मैंने भी उसे देखा था। बहुत आप उसको एंजॉय करते हो, सीखने का उस सीखने में सीखने के लिए उसमें बहुत कुछ है। तो अगर भी कोई भी बंदा जो अभी फाइनेंशियली ग्रो करना चाह रहा है और बिज़नेस में आगे बढ़ना चाह रहा है, या कोई भी अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है, तो अभी तक की एक दी बेस्ट बुक मुझे लगी है कि कैसे अमीर हुआ जा सकता है, और उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइंस बताई हुई हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आजकल डिस्कस करेंगे। सोहल भाई की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया क्यों आए, कब आए, क्या उनकी जर्नी रही। और सोहल भाई को अभी आए को खासा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और ये जिस वीज़े पे हैं 476, राइट, स्केल रिकॉग्नाइज वीज़ा। यस। तो 476 वीज़े पे ही आए हैं। तो हम आज ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए जो अभी नए लोग आना चाह रहे हैं उसमें कौन कौन से वीज़े आप कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास, या स्टूडेंट वीज़ा है, 476 वीज़ा है, और फिर यहाँ पे परमानेंट होने के लिए जो जो वीज़े हैं, और उनके फिर थोड़े से प्रोसीजर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट बिगिन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत इसको पसंद करेंगे, अपना बहुत सा प्यार देंगे। सब्सक्राइब करें ऑजी डायरीज़ को, ताकि आने वाले वक्त में हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे। वैसे तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई सब्सक्राइब करे ना करे, तो ये तो एजेंडा खैर था ही नहीं। लेकिन इसमें एक ये होता है कि हमें भी ज़रा थोड़ा सा पता लगता रहेगा कि लोग इस तरह के कंटेंट को भी लाइक करते हैं। मुझे शुरू में ये पॉडकास्ट शुरू करते हुए बहुत सारी लोगों ने एडवाइस दी थी कि यार तुम कुछ ऐसा बनाओ जो लोग आजकल देखना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं इस बात में माना, मेरी अपनी एक सोच थी। मैंने कहा कि नहीं, जो है ना, लोग बहुत सारा गंद भी देखना चाह रहे हैं, जैसे उसका डजेंट मैटर कि मैं जो सा वो गंद बनाना शुरू कर दूं। मुझे व्लॉगिंग का बहुत सारा लोगों ने कहा कि व्लॉगिंग आप स्टार्ट करें, जो कि मैं शायद करूँगा, लेकिन वो उसके पीछे कोई पर्पस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि मतलब मेरा मेन होगा कि अगर मैं व्लॉगिंग करूँगा भी तो वो फिटनेस के ऊपर बनाऊँगा कि आप फिटनेस को कैसे लेके अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो लोग वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप
ऑस्ट्रेलिया में इतनी बिजी लाइफ है और यहाँ पे आप कैसे मतलब अपना जिम को और अपनी डाइट को मेंटेन रख सकते हैं? यहाँ पे तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ऐसे ही है। फिर लोग और भी एक चीज़ कहते हैं कि नहीं भाई आपकी ज़िंदगी और है, मेरी ज़िंदगी और है। तो मुझे जो ये लगता है कि ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है, हर बंदे की लाइफ डिफरेंट है, हर बंदे की पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। लेकिन द थिंग इज़ कि जब आपने कोई काम करना है तो आप के लिए एक वजह भी मोर देन इनफ होती है। मोर देन इनफ है। और जब आपने कोई नहीं काम करना तो फिर आपके पास हर छोटी छोटी बात का एक इशू होगा कि एक एक्सक्यूज होगा कि ये नहीं ना करने का उसको। उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मैं तो इतना बिजी हूँ। ऐसे और वो जो मसरूफियत अक्सर निकलती है ना, तो वो ये निकलती है कि नेटफ्लिक्स पे बैठ के एक मूवी देख रहे होते हैं लेकिन जिम नहीं जाना जिम या नहीं कोई जाना। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी या ऐसे ही। और डाइट आपकी इसलिए ख़राब होती है क्योंकि मेहमान आपके घर मिठाई दे जाते मेहमान हैं, आ वो जाते खानी फिर ज़रूरी होती है आपके लिए। तो खैर सोहेल भाई, सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दें कि अपना अपना नाम बताएं। नाम तो खैर मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक फिर दफ़ा भी one क्लैरिफाई second कर देता बता हूँ दें। कि मेरा नाम सोहल है और मेरे वालिद साहब का नाम सोहेल था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कंफ्यूज करते हैं इसमें कि सोहल और सुहेल में, क्योंकि ये इतना कॉमन नाम नहीं है। जब मैं स्कूल गया, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेरे नाम का तो कोई मैंने अपने देखा बल्कि मुझे याद पड़ता है मैं भी आपको एक अरसा सोहाल या सोहेल बुलाता रहा हूँ। तो बड़ा यूनिक सा नाम है। खैर जी जी। सर, सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपको ऑस्ट्रेलिया आए भी कितना टाइम हो गया है और क्या आपकी जर्नी थी, क्या पर्पस था, क्यों आप इस कंट्री को आपने चूज़ किया या आप किसी और दूसरी कंट्री में क्यों नहीं गए? सर, मैं लास्ट दिसंबर के एंड पे ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ था और एज सच मेरा गोल यही था यहाँ पे आने का। मैंने जो बैक एंड पे पाकिस्तान में देखा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया की वर्क टू लाइफ बैलेंस पाकिस्तान के मुकाबले में 1000 टाइम्स बेहतर है। वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क टू लाइफ बैलेंस कि मतलब यहाँ पे बंदा अर्न अच्छा कर सकता है, उसके अलावा फिटनेस और ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आके जब मैं यहाँ पे आया, ऑस्ट्रेलिया आया, तो यहाँ पे बिल्कुल ही अपोजिट सीन था। मैं पाकिस्तान से सोच के आया था कि भाई जो मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे तो दरख्तों पे पैसे लगे होंगे, बंदा तोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन वो सब सिर्फ ख्याली बातें हैं। लेकिन जब बंदा यहाँ पे आता है तो बंदे की एक तो जहन डेवलप होता है कि भाई हार्डशिप्स जो हैं वो लाइफ का हिस्सा है, तो ऐसे बंदा फिर आगे ग्रो कर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा ना मुझे ये बताएं कि आप ऑस्ट्रेलिया जब आए जी तो क्या क्या चीज़ें आपने फेस की, या मतलब वो ओबियसली आपने बता दिया कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो तकरीबन हर वो चौथे हर बंदे एक बंदा की। ये एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि भाई यहाँ पे दरख्तों में पैसे लगे होंगे, तो मैं जब जाऊँगा तो एक हफ्ते के अंदर जॉब लग जाएगी मेरी और भी बाकी सारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब बंदा यहाँ पे आता है और रियलिटी देखता है तो ऐसा कोई सीन नहीं होता कि यहाँ पे आके लाइफ स्मूथ चल रही है। आपको आके यहाँ पे हार्डशिप्स फेस करने पड़ते हैं। अब जब मैं यहाँ पे आया था दिसंबर में, तो मैं यही एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि मैं अप्लाई कर ही जा रहा हूँ जॉब्स का, और मेरा गोल था कि मैंने बस अपनी फील्ड की जॉब करनी है और जॉब्स तो मैंने करनी नहीं है। तो सर ये हुआ, मैं भाई आप यकीन करें कि मैं पहला हफ्ता सिर्फ जॉब्स पे अप्लाई करता रहा, ना मैंने ऊबर किया ना कुछ और किया। अब एक हफ्ते के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार जितनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया, अगर सारों का जवाब आ गया तो बंदा क्या करेगा। तो फिर मैंने ब्रेक लगाया एक दिन का। जितने मैंने जॉब्स का अप्लाई किया था, मोर देन मैंने 500 जॉब्स का अप्लाई किया था, सिर्फ मुझे एक जॉब का कॉल आई थी, वो भी नॉर्दर्न टेरिटरी से, कोल्स की जॉब की। क्या आप हमारे पास एज अ टीम लीड आ जाएं, और है तो और जॉब ही, लेकिन हम आपको फ़िलहाल एज अ टीम लीड की पोजीशन ऑफर कर सकते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छा था, उनसे मैंने डिस्कस किया कि इस तरह जॉब ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि फ़ायदा कोई नहीं है इतनी दूर जाने का, कि एक तो फील्ड की जॉब नहीं है, ऊपर से वहाँ पे जानने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर फील्ड की जॉब हो तो बंदा मूव कर जाए। तो बस ये था, फिर उनको मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं आ सकता, फिर मैं अपनी फील्ड की जॉब कंटिन्यू करने लग गया। लेकिन इसके दौरान जो आने वाले हैं हमारे भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, उनको मैं ये कहूँगा, एक तो भाई ड्राइविंग सीख के आए, यहाँ पे आपको बहुत एज मिलता है ड्राइविंग का। मैं ड्राइविंग सीख के नहीं था, मैं यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे आके फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में आके बैठा था। अच्छा, आपने ड्राइविंग की ही नहीं इससे मैंने पहले? पाकिस्तान में बिल्कुल ड्राइविंग नहीं, यहीं पे आके मैं स्टार्ट यहाँ पे आके बिल्कुल स्टार्ट किया। वेरी गुड। तो इसी तरह हुआ था कि गाड़ियाँ ठोकी मैंने और जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हुआ था कि यार एक जो सोर्स ऑफ फंडिंग था ऊबर ईट्स, जो स्टार्टिंग में मैं कर रहा था, उसके बाद अब मैंने कहा कि यार ऊबर ईट्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि गाड़ी डैमेज हो चुकी हुई है, एक्सीडेंट हो चुका हुआ है, और वो जो कहते हैं ना कि चाका उतरना की देर होती है। तो स्टार्टिंग में वही था ऊबर ईट्स की,
अपना थोड़ा सर्कल चलाना शुरू किया। जैसे सर्कल चलना स्टार्ट हुआ तो क्योंकि एक्सीडेंट हो गया बीच में, उसके बाद मैं कुछ कर नहीं सका और वही फिर बैक टू लाइफ। हम्म। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और मज़ीद खोलते हैं अपनी ऑडियंस के लिए कि जब आप यहाँ पे आए जी जी आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल डिफरेंट थी और रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी, जी, और फिर जब आपका पहला एक्सीडेंट हुआ तो आपकी बड़ी उम्मीदें भी टूटी बिल्कुल और ऐसे ही है। बड़ी डिप्रेशन भी आया आपको। फिर उस डिप्रेस सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको हिम्मत दी, ताकत दी, मोटिवेशन दी, और कि आपने कहा कि नहीं यार, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है? तो क्या उसके पीछे एक मेन ऐसी क्या कॉज थी जो आपको, जिसे कहते हैं कि कीप ड्राइविंग वाली जो एक फोर्स होती है, वो क्या था? सर एक बुक है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, जो मैं जितने भी देख रहे हैं उनको इनकरेज करूँगा कि एक दफ़ा लाजमी पढ़ें। उसमें एक बड़ा पॉइंट है कि एक नर्स ने लिखी है ये बुक, और उसने बेसिकली टॉप 5 जो रिग्रेट्स थे, जो पेशेंट्स थे जो मरने के करीब थे, उन्होंने उनको पूछा और उनका निचोड़ निकाल के सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे। उनमें से एक पॉइंट था कि आई विश आई हैव लेफ्ट माई सेल्फ बी हैप्पियर, कि आई विश। आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, कि मतलब मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। तो मेरे पे जितना भी हार्ड टाइम आया, मैं 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा मैं डिप्रेशन में नहीं रह सका। मतलब कि ठीक है, जो होगा ना था हो गया, अब बंदा नेक्स्ट मूव ऑन करता है, अपना 100% देता है। तो मेरे पास ये था कि मैंने अपना 100% दिया है और मैं आगे भी अपना 100% देता रहूँगा। और अगर आपको उस फेज से निकलना है, अगर आपको उस डिप्रेशन से निकलना है, तो आपको अपना जो फोकस है वो अपना कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर आप देखें तो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप फॉर द टाइम बिंग अगर आप किसी डिप्रेशन में हैं या कोई हार्डशिप्स में फेस करें, हार्डशिप्स आपकी लाइफ में आई हैं, तो आप अपना फोकस जो है वो किसी और साइड पे डाइवर्ट करें। सिर्फ उस फेज़ में नहीं आपने अपनी लाइफ गुजार देनी। तो यू हैव टू फोकस योर सेल्फ ऑन समथिंग एल्स एज वेल। सोहेल भाई, इसी बुक को थोड़ा सा मज़ीद और एम्फसाइज करें और इस बुक को थोड़ा सा और खोलें, एलेबोरेट करें ज़रा ऑडियंस के लिए कि जो 5 रिग्रेट्स थे मरने जी वाले लोगों के। मैंने खुद तो ये बुक नहीं पढ़ी, जी जी, लेकिन मैंने इसकी भी समरी मैंने सुनी हुई है। आई थिंक रोंडा बायरन की ये बुक है। एग्जैक्टली। तो इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करें कि वो जो 5 पॉइंट्स उसने बताए हैं जी जी या जो 5 टॉप रिग्रेट्स उसने बताए हैं, जी जी, और आई थिंक ये ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जिसने ये ऑस्ट्रेलियन बुक नर्स थे लिखी है, जिसने लिखी है, राइट? बिल्कुल। तो इसको ज़रा थोड़ा सा और मज़ीद इस पॉइंट, सारे पॉइंट्स बताएं ज़रा, अगर तो आपके अभी है जहन में। ओके, तो तरतीब से मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक पॉइंट है कि आई विश आई हैव स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। कि बंदा जब या फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है तो एक तो मिसकंसेप्शन होता है कि भाई हम मिलेंगे नहीं। जो मिसकंसेप्शन नहीं है बल्कि एक रियलिटी है कि हम इन टच नहीं रहेंगे। तो उसमें उसने एक पेशेंट की स्टोरी बताई हुई है, बेसिकली जो नर्स है अनोल्डा, कि जैसे एक जो पेशेंट था वो अपने एंड टाइम पे पहुंचा हुआ था और वो बिल्कुल लोनली लाइफ थी उसकी। मतलब उसके आसपास कोई भी नहीं था, ना उसने शादी की हुई थी, ना फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला सर्कल, उसका कोई सर्कल नहीं था। उसने सिर्फ उससे जब ये पूछा कि डू यू हैव एनी रिग्रेट्स, तो आगे से वो जो पेशेंट है वो कहता है कि आई विश आई हैव स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। कि उसको चाहिए था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इन टच रहता फॉर द टाइम टू टाइम। एक तो फ्रेंड सर्कल आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, नो मैटर व्हाट। अगर आपके पास आपकी फैमिली है, तो फैमिली के साथ भी बंदा उस लिहाज से ओपन अप नहीं हो सकता जितना अपने दोस्तों के साथ हो सकता है। तो एक तो ये पॉइंट है कि आपको अपने दोस्तों के साथ और अपना फ्रेंड सर्कल आपको लाजमी अच्छा रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप के 5 दोस्त हैं जो बिल्कुल ही गलत कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग करते हैं, तो फिर छठे आप होंगे। अगर आपका 5 दोस्त अच्छे लोग कैटेगरी में हैं, मतलब सक्सेसफुल हैं, तो फिर छठे सक्सेसफुल इंसान आप होंगे। तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल एक तो अच्छा रखना चाहिए। उसका असर एक दूसरा पॉइंट था कि आई विश आई हैव लिव्ड अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नॉट अदर्स हाउ एक्सपेक्टेड मी टू बी। कि मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस तरह से जी होती जैसा मैं चाहता हूँ, और उस तरह से ना जी होती कि जिस तरह बाकी लोग मुझसे चाहते हैं, बाकी लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। अपनी दिल की सुनी अपने दिल की सुननी चाहिए। तो एक तो ये पॉइंट था जो मैंने अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। मतलब कि इंजीनियरिंग का मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था, वो घर वालों के कहने पे मैंने कर ली कि जी मुंडा इंजीनियर होना चाहिए। जो कि जो कि तकरीबन पूरी पाकिस्तानी कौम का ये है कि हर चौथा बंदा या इंजीनियर है या डॉक्टर है। बिल्कुल। मैं ना आपकी थोड़ी सी बात को अभी फ़िलहाल यहाँ पे काटता हूँ जी माज़रत जी के साथ। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहूँगा कि असल में ना हज़रत अली का भी कॉल है जी कि अपने जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो जो शक आप अपने दोस्त के दीन पे होते हैं, ये बेसिकली जी उनका कॉल है। तो अगर आप
अपने दोस्तों में से सिर्फ यही देख रहे हैं कि आपके दोस्त सारे जो उनसे हैं या कोई शराबी हैं, कबाबी हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि ना आपकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। जी मैं इसमें ना मज़ीद एक और चीज़ भी ऐड करूँगा, इधर वीडियो के साइड पे लगा भी दिया जाएगा। एनर्जी के ना लेवल्स होते हैं बिल्कुल डिफरेंट। ये 0 से 200 तक एनर्जी लेवल्स होते हैं, और सबसे लो एनर्जी लेवल जो होता है ना, वो होता है ग्रीफ। बेसिकली एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि आपकी दिमाग की एक स्टेट है जी जिसमें मोस्टली आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसी स्टेट में रहते हैं। जो सबसे ज़ीरो स्टेट है ना, वो है ग्रीफ की, जी कि आप डिप्रेस हैं, हम्म आप दुखी हैं। और जो मिड वाली एक 100 पॉइंट्स वाली एक स्टेज है ना, उस वो स्टेज आती है करेज की। और उस करेज वाली लेवल पे जाके आप कोई डिसीजन मेक अगर करते हैं तो आप उसको आगे परस्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर एक बंदा जिसकी एनर्जी लेवल अभी ग्रीफ पे है और वो कोई ऐसा काम कहता है कि जी कि मैंने करेज वाला कोई काम ऐसा कहता है कि मैं ये कर दूंगा, बिल्कुल तो वो 2-3 दिन करता है, उसके बाद वो छोड़ देता। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने दोस्तों का सर्कल आप बहुत ही चूज़ करके ख़ास तौर पे बनाएं। और जो मैंने अपनी एक कम्युनिटी में एक चीज़ देखी है ना, वो ये कहते हैं कि भाई हमने किसी के साथ ना अब इतना टाइम गुजार दिया है, तो हम अब इस अपने दोस्त को कैसे छोड़ दें। तो मैं ये आपको कहता हूँ कि सर, अगर आप एक किसी गंदे तालाब में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो तालाब आपको मज़ीद गंदा करता रहेगा। ठीक है। और सिर्फ आप इस वजह से उधर अगर रह रहे हैं कि यार क्योंकि मैंने इस तालाब में बहुत टाइम गुजार दिया, जी तो सर दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन नाउ। लाइफ में जो अब तक हो गया है, और वो अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गई है कि जो मेरी कंपनी थी वो गलत है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक बड़ा ये एक कॉन्सेप्ट है कि यार मतलब वो मेरा यार है, वो क्या सोचेगा कि मैंने ये ये किया, लोग क्या कहेंगे लोग क्या जो देसी कहेंगे, मेंटालिटी है मेरी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बॉन्डिंग बड़ी चंगी है, तो मेरा तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ना सर्कल बड़ा चंगा है। तो यार देखें, वो अगर आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा, ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि वो हर टाइम आपको कोई ऐसा पुश कर रहा है। क्योंकि जो आपका रियल फ्रेंड होता है ना, वो पब्लिकली आपको कभी बेइज्जत नहीं करेगा, ऐसे ही कभी है भी बेइज्जत नहीं करेगा। वो आपको अकेले में आपकी गलतियां बताएगा कि यार ये तेरी मिस्टेक है और तुझे इस पे ये वर्क करना चाहिए। अगर वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, तो वो आपको भी पुश करेगा कि यार तुम अपनी एग्जैक्टली हेल्थ का ख्याल रखो। वो नमाज पढ़ता है, वो आपको भी बार बार ये याद दहानी करवाता रहेगा कि भाई ये कामयाबी जो सी है ना, ये बड़ी वक्ती कामयाबी है, अगली कामयाबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको नमाज का बताएगा। ऐसे ही अगर वो बिजनेसमैन है और वो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो वो आपको पुश करेगा। एग्जैक्टली सिर्फ पुश नहीं करेगा आपको, बल्कि नए से नए आइडियाज़ भी बताएगा। और जब आप किसी ऐसी कंपनी में तादेर बैठे रहेंगे, तो कभी ना कभी आपका दिमाग खुद मोल्ड होके आ जाएगा इस टाइप पे कि मतलब ये आपके लिए एक नॉर्मल कैजुअल बात हो जाएगी। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जौन सी है, पाकिस्तानी अवाम नहीं कहूँगा, इधर ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलियन अवाम जो गोरे भी, ठीक है, कि मतलब एक जुमला बोलना और उसमें 10 गालियाँ होती हैं, और जुमला इतना सा होता जुमला इतना सा होता है, है ठीक है, उसमें 10 गालियाँ होती हैं। यार आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जहन से कोई पॉजिटिव और अच्छी बातें निकलेंगी जब आपकी जो ज़ुबान है वो इतनी गंदी हो चुकी है ऐसे ही कि जिसमें से कुछ अच्छा निकल ही नहीं रहा। खैर, अभी और मज़ीद बातें इसमें चलती रहेंगी। आप सर बुक कंटिन्यू करें आगे अपनी। ओके जो तीसरा पॉइंट था बेसिकली वो ये है कि जो तीसरा रिग्रेट्स जो टॉप रिग्रेट्स में आता है वो है कि आई विश आई हैव एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग्स टू अदर्स। अब इसमें सर वो जो पेशेंट की स्टोरी बता रही है नर्स, वो ये कहती है कि एक बाप था जो कि बिल्कुल डेथ बेड पे था। उसकी अपनी फैमिली के साथ कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ अपने अंदर ही रहता था, अपने आप तक ही रखता था सारा कुछ। उसने कहा कि एक तो ये चीज़ है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में जब मैं और सेट था फिज़िकली हेल्थली, तो उसने अपने बेटे को कभी ये नहीं था कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू या आई लव यू एनीथिंग लाइक दैट। उसका मेन मकसद यही था कि उसने अपने बेटे को हमेशा क्रिटिसाइज़ ही किया था कि भाई तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। कभी उसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक टर्म होती है जो कि आपको पुश करती है फॉर द बेटर फ्यूचर। उसने अपने कभी बेटे को ये नहीं था कहा। तो बाद में जब उसका बेटे के जब बड़ा हुआ, उसकी मेंटालिटी भी यही थी कि भाई जब मुझे मेरे बाप ने नहीं पुश किया फॉर द बेटर साइड, तो फिर मैं जो हूँ बस दिस इज़ व्हाट इट इज़ व्हाट इट इज़।
एक तो ये बात थी कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, कि अगले बंदे तक आप अपना मैसेज कन्वे कर सकें, और आप कम से कम अपनी स्टोरी उसको बता सकें कि आपको कैसा फील हो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको बता दें, आपको ये भी ज़रूरी है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, सो यू हैव टू टॉक टू समवन। ठीक, अगर सीक हेल्प फ्रॉम समवन सीक हेल्प फ्रॉम समवन एल्स। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पे, आपको बताता हूँ कि जिस तरह मेरे पे एक दफ़ा टाइम आया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास जॉब नहीं थी, तो जितने मेरे फ्रेंड सर्कल थे उन्हें मैंने कहा हुआ था कि यार कोई होना, बल्कि आपको मैंने कहा था कि मेरे पे अगर इस तरह कोई इंटर्नशिप होगी तो बताइएगा। तो वो फेज़ था कि जिससे मैंने कहा था कि यार नहीं, कोई बंदा लाजमी होना चाहिए कि जैसे बंदा बात कर सके। तो वही हुआ, मतलब कि आपने फिर आगे बात की एंड सारी ये स्टोरी। पॉडकास्ट पे बताने वाली नहीं है। नहीं वही ना। यार वो सर उसमें यही होता है कि यार देखें, ये जो एक और भी मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताता चाहूँगा कि यार ज़िंदगी में ना जी मुख्तलिफ इंसिडेंट्स आते हैं, जी वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। बिल्कुल। मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो भी अल्लाह मिलवाता है। कोई एक वाक़या रूनुमा होने के लिए उसके पीछे बहुत सारे वाक़ये हुए हुए होते हैं, होते तो हैं वो वाक़या बनता है। ऐसे ही। तो किसी की कोई हेल्प कर देना, ठीक है, ये दूसरे बंदे को तो हेल्प मिलती है, लेकिन ये सबसे बड़ी हेल्प आपके अपने लिए होती अपने है। लिए होती है। आप किसी के लिए अच्छा करते हो, ये अल्लाह ने आपके अंदर रखा हुआ है कि आपको अंदर से खुशी मिलती है। ऐसे ही है। आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप जाके $1000 खर्च कर लें, जो मर्जी कर लें, जायशी कर लें, कुछ भी है ऐसे। लेकिन जो आप किसी दूसरे पे वो पैसे 1000 छोड़ें, $10 ही खर्चें किसी के ऊपर, आपके अंदर से आपको भी नहीं पता लगेगा कि यार ये खुशी का पर्पस क्या है, ये कहाँ से खुशी आ रही। उतनी खुशी आपको अपने ऊपर $1000 लगा के नहीं आएगी जितनी किसी के ऊपर लगा के आएगी। तो बात ये है कि अंदर से जो, अगर आप कोई खुशी लेना चाहते हो ना, तो अनइंटेंशनली, बगैर किसी रिवॉर्ड के सोचे हुए कि यार वो बंदा भी कल को मेरे ऊपर कोई एहसान करेगा या कुछ करेगा, भाई वो ऊपर जो ज़ात बैठी हुई है ना, वो देख रही है और उसने बड़े एक इक्विलिब्रियम से एक चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। आपको सेल्फिश हो के आपको दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी। और ये दुनिया है ही नहीं है कि आपको कोई बंदा कोई रिवॉर्ड कर सके। और आप, और मेनली अभी जो जितनी नेगेटिव और डिप्रेसिव में एक सिचुएशन में से हमारी आवाम गुजर रही है कि जी मेरे चाचे ने तो मेरे नाल ऐ कर दिता, ठीक है, असी उन्हों दे नाल इन्ना चंगा वर्तिया, विक्टिम माइंडसेट जिसे कहते हैं बेसिकली। हमने उनके साथ इतना अच्छा वर्ता था और उन्होंने तो हमारे साथ ये किया है, मैं फलाने लिए यह कीता सी। यार अगर आप अपनी ज़ात से खुद खुश नहीं है ना, तो आप किसी की ज़ात से क्या ही खुश होंगे। एग्जैक्टली। जब आपको, और एक जो बंदा जो अपने आप से अंदर से खुश नहीं ना होता, उसको हमेशा यही लगता है कि सारे जहान ने उसके साथ बुरा किया। उसके अब्बे ने भी उसके साथ गलत किया, उसकी माँ ने भी उसके साथ गलत किया, उसके दादे फुफ्फे नानी ताई जो उसकी ज़िंदगी में बंदा आता है ना, उसे लगता है हर बंदे ने मेरे साथ ही गलत किया। ऐसे ही है। ठीक है, तो क्या है कि आप कंप्लेन करी जा रहे हो, कंप्लेन करी जा रही ठीक है। यार आप लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते। वो बंदा तब चेंज होगा जब आपकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि कोई बंदा किसी से इन्फ्लुएंस हुआ और वो चेंज हुआ। मिसाल के तौर पे कोई अगर सही तौर पे दीन को पढ़े और हमारे नबी की ज़िंदगी को पढ़े, ऐसे, तो एक बिग चेंज आता है आपकी लाइफ में। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जो नबी ने बातें की है ना, उन्होंने वो अमल भी किया उनके ऊपर। एग्जैक्टली। उन्होंने एक अमली नमूना बना के दिखाया कि मैं कर सकता हूँ, मैंने ये किया है, और इस तरह ज़िंदगी के ये समरात होते हैं। हाईली सक्सेसफुल पीपल जो उनसे होते हैं ना, वो बातें कम करते हैं, एक्शंस काम ज़्यादा करके दिखाते हैं। और उनके काम जो उनसे ना वो बोल रहे होते हैं, वो कहीं पे सिर्फ जाके बैठे हैं ना, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग उनसे खुद ही इम्प्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई कहेगा कि यार ये तो सिर्फ पैसे की बातें हो रही, नहीं पैसे की बातें नहीं हो रही। अब एलॉन मस्क को ना किसी कॉन्फ्रेंस में जाके या हर छोटे छोटे बंदे को जाके बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो करना है, हाँ, कि या ये करना है या वो करना है, उसकी सक्सेस बता रही है। या आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को जाके सारों को ये नहीं बताने की ज़रूरत कि भाई मैं जिम में बड़ा तगड़ा वर्कआउट करता हूँ। क्यों? क्या है, 2-4 दिन आवाम जिम जाती है, 2-4 फोटोएं चाड़ी हैं कि जी मैंने को जाके बड़ा कारनामा ऐसे अंजाम दे दिया। भाई जाके देखो तो सही आवाम कहाँ कहाँ पहुंची हुई है। ठीक है, आप
ऐसे शो करवा रहे हो, अपने लिए ही वर्कआउट कर रहे हो या किसी की सेहत बेहतर करने के लिए कर रहे हो? 2 दिन जाते हो, तस्वीरें चढ़ाते हो, तीसरे दिन आपसे उठ के जिम जाया नहीं जाता। ऐसे ही ठीक है सर, खैर कंटिन्यू करें बुक को, फिनिश करें और आगे 4 पॉइंट्स हो गए आपके। 4 पॉइंट्स हो गए हाँ, सर। 5 और लास्ट पॉइंट जो है वो मेरे ख्याल से ये है कि आई विश आई हैव लिव्ड अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, बल्कि ये पॉइंट हो चुका है मेरे ख्याल से। तो लास्ट पॉइंट बल्कि यही है कि टॉप 5 रिग्रेट्स में तो मेन अगर इस बुक को समराइज किया जाए तो वो मेनली ये कहना चाहता है कि यार अपने दिल की सुनो अपने दिल की सुनो और लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बना के रखो जिनके साथ आप बनाना चाहते हो। ऐसे ही। इससे पहले कि आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ जाए और जिधर आप 50-60 साल की उम्र में जाके अगर बेड पे पड़े हुए हो और आप बस मरने का इंतज़ार कर रहे हो, उस टाइम पे आप ये सोचो कि काश मैं अपने वालिद से बात करके ये बता सकता या अच्छा रिश्ता बना सकता अच्छा रिश्ता बना सकता। और अपनी वालिदा को मैं ये कर सकता या अपने दोस्तों के साथ मैं ये टाइम गुजार सकता, अपनी फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस कर सकता। ऐसे ही। तो दिस इज़ द डे, ये आपके पास अभी टाइम है। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोग चाहिए ही चाहिए। आप अकेले कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी सोच ज़रूर होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, कि आपने इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन आप लोगों को साथ लेके चलें। इस चीज़ को सोचें कि कौन से लोग आपके साथ जेन्युइन है और ये पता लग जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ वक्त किसी के साथ गुजारें, उसकी एनर्जी देखें। बल्कि एक चीज़ मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने लाइफ में किसी को अगर दोस्त रखना है तो सर कभी भी ये देख के दोस्ती ना रखें कि ये बंदा मेरे साथ अच्छा है। ऐसे उसका ओवरऑल करैक्टर देखें। अगर वो हर दूसरे बंदे के साथ 2 नंबरी लगा रहा है जो कि इजीली आपको पता लग जाए, ऐसे ही है। ठीक है। देखें लोग मैनिपुलेटिव भी होते हैं। लोग आप जब किसी से काम पड़ता है ना तो ओ सर क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं, और खुशामद भाई, करने लगते हैं। खुशामद करने, ठीक है। Exactly. क्योंकि ये बात फिर वही नबी की एक हदीस भी आ जाती है, बच्चों उस ऐसे शख्स से जो आपके मुंह पे हर वक्त आपकी खुशामद करता है। ऐसे ही। वो कल ना कल आपको डंग मार देगा। देखें खुशामद एक अलग चीज़ होती है और तारीफ जो है ना वो भी जेन्युइन आपको भी पता होता है। एक बंदा आपकी आके वो तारीफ कर रहा है, वो कह रहा ओ यार तुसी ते पैसा बड़ा चोखा कमांदे हो, ऐसे ही। और अभी आप गुर्बत से गुजर रहे हैं, ठीक है, अभी आपने कख नहीं कमाया और वो बंदा आपको कहता है यार तुसी सही पैसा कमाया, तो भाई ये झूठी तारीफ है ना। ऐसे ही है। आपको भी पता लग जाता है कि आपकी जो सच्ची तारीफ है ना वो क्या है। और टू बी ऑनेस्ट जो जेन्युइन दोस्त होते हैं ना वो आपकी गलतियों को ज़्यादा बताते हैं आपको और कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है, Exactly. बजाय कि आपको ये बढ़ा चढ़ा के कि भाई तू तो ये तू तो वो। हाँ, आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगे, यार तूने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन हर टाइम आपकी जो तारीफ कर रहा है ना ऐसे बंदे से ज़रा थोड़ा सा मोहतात रहें और उसके ओवरऑल करैक्टर को देखें कि उसका ओवरऑल करैक्टर क्या। तो सर हम अपनी दूसरी बुक की तरफ आते हैं जी। रमीत सत्ती जो उनसे हैं वो इंडिया के एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अमेरिका में सेटल्ड हैं। और अगर कोई बंदा इनके बारे में जानना चाह रहा है तो यूट्यूब भरी पड़ी है इनकी वीडियो से। इनका अपना चैनल भी है, प्लस इसके बाद नेटफ्लिक्स पे एक पूरी सीरीज़ आ चुकी है सेम इसी बुक के टाइटल के नेम से, दी बेस्ट सीरीज़ सो फार ऑन फाइनेंशियल एडवाइस, अगर कोई चाह रहा है। तो मैं इस बुक को ना समराइज़ करता हूँ। ओके। इस बुक को समराइज़ करने के लिए सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रमीत सत्ती ने इस बुक में डिस्कस किया है वो ये है कि डिज़ाइन योर रिच लाइफ। ओके। ठीक है, मतलब अगर आप किसी से अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई व्हाट, मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ रिच लाइफ टू यू, मोस्टली लोगों को इसका आंसर ही नहीं पता। नहीं पता। ये आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ रिच लाइफ टू यू, ठीक है। रिच लाइफ डजंट मीन कि दैट यू हैव टू हैव वेरी एक्सपेंसिव कार्स इन योर गराज, यू हैव टू हैव अ बिग हाउस या महल या कोई आपने बंगलो ले लिया है तो आप रिच हैं, या आपके अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं तो आप रिच हैं। नहीं, ये रिच लाइफ जो है ये सोसाइटी ने बनाया हुआ है इसको, या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ने ये बनाया सोसाइटी हुआ के स्टैंडर्ड्स हैं जिन ये पे वो आपको society- जज करती है कि आपके बिल्कुल। पास कितने पैसे हैं, कैसी गाड़ी है। है। ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स ऐसे। हैं। आप इसको आप ये भी कह सकते हैं बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि आप देखें आपकी लाइफ में आपका रिच होने का मतलब क्या है। मतलब मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, जिस तरह अगर मेरे से लेट सपोज एक बंदा सवाल पूछता है, मुझे भी ये पहले बात क्लियर नहीं की, इस बुक ने मुझे मेरे लिए क्लैरिटी पैदा किया।
मेरे से कोई पूछे कि यार मेरे लिए रिच लाइफ क्या है, हम्म तो मुझे कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने अकाउंट में नहीं चाहिए, हम्म ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस फैमिली में भी पैदा हुआ था, मेरे वालिद साहब ने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था। इवन मैं जब पैदा हुआ था, मेरे मेरे वालिद साहब रेडी लगाते थे। यो तो शायद किसी को ना भी पता हो इस बात का, मेरे वाले साहब रेडी लगाते थे उस टाइम पे। जिस टाइम पे मेरे पैदा होने से कुछ अरसा पहले ओके मेरे दादा अब्बू ने भी रेडियां लगाई हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बागों का बड़ा काम किया है। फिर अब्बू ने आहिस्ता आहिस्ता कहीं पे नौकरी स्टार्ट की। ये थोड़ी सी साइड पे नहीं निकलेगी, लेकिन मैं इसमें क्योंकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि भाई कोई भी बुक जोन सी है, अगर वो मेरी लाइफ में हेल्प कर सकती है, आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकती है, जी। तो बाकियों को भी कर सकती है। हर बंदे की लाइफ की स्टोरी डिफरेंट है। बिल्कुल तो वालिद साहब, जब मैं पैदा हुआ हूँ तो तब उन्होंने एक मुंशी समझते हैं, मुंशी कहते हैं कि जो ये खाते, या अकाउंटेंट कह लें आज की ज़िंदगी में, ठीक है। तो पढ़े लिखे अकाउंटेंट नहीं थे वाले साहब ने, को 5-6 क्लासें सिर्फ पढ़ी हुई हैं। तो फ्रूट मार्केट है सहीवाल में, उधर उन्होंने एज अ मुंशी के तौर पे जॉब स्टार्ट की। ओके हज़ार रुपये से भी कम तनख्वाह थी अब्बू की महीने की। ओके तो उस टाइम पे हम किसी रेंट के घर में रह रहे थे। करते करते वाले साहब ने फिर थोड़ी सी उन्होंने कोई 2-4 रुपए और इंक्रीज़ किए। उस टाइम पे खैर 1000 रुपये की भी वैल्यू होती थी, लेकिन खैर इतनी वैल्यू फिर भी नहीं होती थी। जी कोई फैमिली पूरी चलानी 1000 में बड़ी मुश्किल होती थी। तो मेरे लिए तो खैर मेरे वाला साहब भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे कि उन्होंने ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कारोबार अब अपना सेट किया माशाल्लाह। और सारा सिस्टम। तो मेरे लिए हमेशा से वही एक इंस्पिरेशन रहे थे। उनको देखते देखते, हाँ अलबत्ता ज़रूर गिले भी हैं मुझे वाला साहब से कि उन्होंने टाइम बड़ा कम दिया, लेकिन खैर फाइनेंशियली कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और फिर मैं ये भी कहता हूँ कि उन्होंने ना मुझे को बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं किया कि अच्छा ये मसला है तो चल ये ले पकड़ तेरा मसला हल। उस टाइम पे मुझे ये बातें गुस्सा दिलाती थी कि यार मतलब मेरा वालिद ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, हालांकि जो चीज़ वो मुझे, आई डोंट नो वो इंटेंशनली उन्होंने दी है कि अनइंटेंशनली दी है, वो मेरे अंदर ऐसे बिल्ट हुई कि यार मतलब अच्छा अब मेरा बाप नहीं खड़ा हुआ तो मैंने खुद ही करना। ऐसे तो करते करते वो ऐसी मेरी प्रैक्टिस हो गई कि मतलब मैंने कहा कि यार जो भी है ना, इंजीनियरिंग मैंने फिनिश कर ली अपनी। करने के बाद मैं घर आया, जॉब्स के लिए ट्राई करता रहा, जॉब्स नहीं मिल रही थी मुझे। और फिर ऑप्शन थी कि अब्बू के साथ जाके कारोबार स्टार्ट कर लूँ, मंडी का काम है हमारा। बिल्कुल मुझे कभी भी मंडी पसंद नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता था, ऑब्वियसली मैं कर सकता था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। कि मैं जब अपने आप को देखता था मैं कहता था, और मेरे अब्बू को शौक है, आई डोंट नो उनको कैसे शौक चढ़ा, हर बंदे की डिफरेंट मेंटालिटी। मुझे कभी शौक नहीं आया कि जी मैं मंडी में जाऊँ, कोई बड़ा आड़तिया बच्चा और मैं ये पैसे कमाने का शौक था, लेकिन काम ये नहीं करना मैंने। ये मैं अपने आप को अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे नहीं देख सकता, मुझे कुछ और करना है अपनी लाइफ में। तो करते करते खैर यहाँ तक भी पहुँचे। अभी आगे जाके अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी बिजनेसेस भी स्टार्ट किए हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और भी आपको कुछ चीज़ों का तो आपको है आइडिया। बिल्कुल तो बेसिकली अभी मैं बुक की तरफ भी आता हूँ कि बुक वो यही कहता है, वो कहता है कि अपना रिच लाइफ आप डिज़ाइन करें। मतलब मेरे से अगर अब ये कोई बंदा क्वेश्चन पूछे कि आपकी रिच लाइफ आपके लिए क्या है, तो मेरी रिच लाइफ ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे अगर किसी चीज़ की अगर कमी नज़र आई है ना, तो यही है कि मेरी वालदा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, ठीक है। वो वाहिद है कि जो मेरे यहाँ पे आने पे बिल्कुल राज़ी नहीं थी, ठीक है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी वालदा को मनाया, बल्कि वो तो पहले मैं अपनी अम्मा को कहता था मेरे लिए दुआ करो मेरा वीज़ा लग जाए, और मेरी माँ दुआ ही नहीं करती थी कि कहीं इसका वीज़ा लग गया तो इसने चले जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी वालदा को मनाया, और अभी भी उनको खैर यही है कि मेरा बच्चा बस मेरे साथ रहे। और मैं खुद बड़ा परेशान रहता था इस बारे में कि मैं कहता था कि यार मेरे सपने जो उनसे हैं ना, वो मेरे ड्रीम्स जो उनसे हैं वो बड़े हैं। मैंने पहुंचना है, मैंने यहाँ पे सेटल होना है, मैंने यहाँ पे पैसा कमाना है, बहुत चीज़ें करनी है। बिल्कुल लेकिन साथ ही साथ मुझे मेरे माँ बाप का भी था कि यार मैं टाइम भी उनके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ।
मेरी माँ जो सी है, और आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई भी प्यार नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये छोटी सी ज़िंदगी है, ये ख़त्म हो जानी है, ठीक है। तो अब मैं साथ में ये भी मैसेज देता चलूँगा कि यार देखो, ज़िंदगी में ना आपके माँ बाप से ज़्यादा आपका कोई भी मुफलिस नहीं है। हाँ, आपके माँ बाप देखो सख्त तो हो सकते हैं, ठीक है, उन हो सकता है कि शायद उनकी भी बचपन में परवरिश कोई खासी अच्छी नहीं हुई, वो कभी आपको तो बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ, हर बंदे में देखो गलतियाँ होती हैं, ठीक ऐसे है, ही है। लेकिन कोई भी माँ बाप आपका ना गलत नहीं चाहता। गलत नहीं चाहता। और हमेशा हर माँ बाप चंद एक को छोड़ के, चंद एक को छोड़ के मेजॉरिटी, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल में मोहब्बत आपके बच्चों के लिए डाली होती है, अल्लाह की तरफ से डाली होती ऐसे है। ही है। वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, ठीक है। नज़र आने को हमें अक्सर लग रहा होता है कि यार मेरा अब्बा ही मेरे खिलाफ है, ठीक है। वो आदतें हैं, वो पेरेंटिंग है, वो माँ बाप को भी सीखना चाहिए कि भाई हमें बच्चों के साथ कैसे डील करना है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे दीन में, हमारे दिन में है। नबी ने आपको बच्चों के साथ कैसे सलूक करना है ये भी बताया है। मतलब मिसाल के तौर पे आजकल जो बच्चियों को इज्जत नहीं दी जाती, तो हज़रत फ़ातिमा वो जब भी कभी आती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो वो अपने मिंबर से खड़े होके साइड पे आ जाते थे और उन्हें अपने मिंबर पे बिठाते थे कि, और खुद साथ बैठते थे नीचे कि ये मेरी बेटी आई, और उसको इतनी इज्जत देते थे छोटी सी बच्ची को, ठीक है। जी। और अभी आजकल अब्बा घर आंदा है ते बच्चियां दा साह सुक्या हुंदा कि जी कोई तूफानी मेल आ तूफानी गई है, मेल आ गई ठीक है। तो वो, और दूसरी साइड पे बच्चों के लिए भी बताया गया कि अपने माँ बाप से हुस्ने सलूक करो, उनको उफ तक भी ना कहो। जब वो बुढ़ापे में पहुंचे उनको जब वो, उफ तक हाँ, उफ तक ना जब वो कहो। बुढ़ापे में पहुंच जाए उन्हें उफ तक भी ना कहो। बिल्कुल। और अगर सबसे ज्यादा जिंदगी में तुम्हारे ऊपर अगर किसी शख्स का हक है तो वो तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे बाप का है। और अगर सबसे ज़्यादा कोई प्यार और मोहब्बत और हुस्न सलूक तुमसे कोई दरकार है किसी को, तो वो तुम्हारी माँ है, जी बिल्कुल। ठीक है। तो अपने माँ बाप का यार ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, ठीक है। और पता है मुझे कि हमें गुस्सा आता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अवाम तो सारी ही तैयार बैठी होती है कि मैनू कोई कहे तो सही, तो मैं तेनू इनू दसना, मैं, ठीक है। हर ऐसे किसी ही से है। आप लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, तो यार अपने मिजाज में थोड़ा सा बेहतरी लेके आएँ, और आप लेके आ सकते हैं अपने देखें, आप जितना किसी से लड़ेंगे ना, हर दुनिया के हर बंदे से अगर आपने लड़ना है, तो वो आपके अपने अंदर इतना गुस्सा भरता रहेगा कि आपकी अपनी ज़ात ही आपसे सड़ जाएगी। ऐसे ही है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे अंदर एक आग जल रही है, ठीक है। गुस्सा, एंगर एक बहुत अच्छा इमोशन होता है, उसको किसी प्रोडक्टिव काम में प्रोडक्टिव लगाएं काम आप, है। ठीक है। मतलब फॉर आप, एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो अपना गुस्सा या अपना वो सारा होता है वो जिम में निकाल के आते हैं कि भाई इट इज़ व्हाट इट इज़। तो मैं अपना मिसाल बता सकता हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है बचपन से, ठीक है। और इसने मेरे लिए बड़ी बड़ी मुश्किलें ही पैदा की हैं हमेशा। और मुझे हमेशा जब भी मैं गुस्से में किसी को कोई बात कर देता था, और मुझे यही दुख होता था कि यार ये मैं ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो बातें कर दी हैं वो अगला बंदा क्या ही लेगा उन बातों को, ऐसे। क्योंकि जो आप मुंह से निकाल देते हैं ना अल्फाज, वो दोबारा नहीं वापस जाते, नहीं आते। ठीक है। आप किसी को थप्पड़ मार लें, वो शायद बंदा वो भूल जाएगा, लेकिन जो आपने मुंह से चीज़ें निकाल दी हैं ना, वो किसी को नहीं भूलती, वो ऐसे दिल पे जाके छप जाती वो हैं। कहते हैं ना कि जुबान एक ताला है, तो ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है कि ये फिर वो लोहा की। नबी की हदीस याद आ जाती है यहाँ पे कि आ, आपकी किसी सहाबा कराम गए और जाके उनसे पूछा कि आ, जन्नत में जाने का मुझे शॉर्टकट बता दें। तो मैंने नबी ने कहा कि आप मुझे अपनी ज़ुबान और अपनी शर्म का, इन दोनों की ज़मानत मुझे दे दें, और मैं आपको जन्नत की गारंटी ज़मानत दे देता हूँ। ठीक है। तो कितनी छोटी सी बात को बता दिया। बिल्कुल। आने वाले पॉडकास्ट में मैं आवाम को ये भी बताता चलूँ कि हम एक एटॉमिक हैबिट्स एक है बुक, तो वो इंशाल्लाह आने वाले नए पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे बहुत कि प्यारी कैसे आप अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। दोबारा से वापस आते हैं आई विल टीच यू हाउ टू बिकम रिच की तरफ। तो वो कहता है कि आप अपनी रिच लाइफ डिज़ाइन करें। मैंने इसको काफ़ी एम्फेसाइज कर दिया क्योंकि ये मेन कोर कॉन्सेप्ट है बुक का, और इसमें आपको डिफरेंट दूसरी अपनी मिसालें भी बताई हैं कि कैसे आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप एक कॉपी पेंसिल लें, उसके ऊपर पॉइंट्स लिखें कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या अचीव करना चाहते हैं। आप अपने माँ बाप को टाइम देना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को टाइम दें। तो मैं अपना ही बता रहा था आपको कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। तो मुझे हमेशा से यही होता था कि यार चलो मैं कल को अगर पीआर हो जाती है, उसके बाद चलो मेरी कोई जॉब लग जाएगी या कुछ भी है,
तो ये नहीं समझ आता था कि माँ बाप के साथ टाइम कैसे स्पेंड करूँगा। सर पैसा कमाए, जब आपकी जेब में पैसा होगा फिर आप जो मर्ज़ी करते रहे, ऐसे ठीक है। तो पैसा कमा के अब मैं उनको यहाँ पे बुला सकता हूँ, ठीक है, वो आए मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, या मेरे पास अगर इतने पैसे होंगे कि मैं इजीली वहाँ पे चला जाऊँ और मुझे अगर पैसे की टेंशन नहीं है ऐसे तो मैं जाके उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मेन देखें यही प्रॉब्लम होती है ना कि आपने जब यहाँ से जाना है तो आपने टिकट खर्चनी है, फिर आपकी यहाँ पे उस टाइम पे आप जॉब भी नहीं कर रहे, जॉब भी नहीं ठीक है, कर रहे, पहले आपको इतनी सेविंग होनी चाहिए कि आप अपना वहाँ जाके ठीक है। एक्सपेंस उठा मैं वही ना पैसे की इंपॉर्टेंस पे इसलिए बात करता हूँ कि कई लोग इसको थोड़ा नेगेटिवली ले सकते हैं। वो तो नेगेटिव पॉजिटिव तो आपके अपने माइंडसेट पे ना, आपने किसकी बात को नेगेटिवली लेना है या पॉजिटिवली लेना है। बिल्कुल तो आप पॉजिटिव भी अहमियत समझें पैसे की, और आप ज़रा दीन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझें। दीन आपको पैसा कमाने से कभी भी मना नहीं करता। ऐसे आप पैसा कमाते कमाते गरूर के किसी ऐसे लेवल पे ना चले जाएं कि जिधर आपको सिर्फ ये लगने लग पड़े कि बाकी सब इन्फीरियर हैं आपसे और आप कोई बहुत बड़ी कोई तोप है। ऐसा बल्कि नहीं हलाल होता। कमाई भी इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने हलाल तरीके से कमाना है। सर एक ये आपको मिसाल provider। एक मिसाल शायद पंजाबी के पता नहीं उर्दू में दी जाती है कि जो बूटे बूटे दरख्त मतलब के दरख्त। जिन बूटों पे ज़्यादा फल लगते हैं वो झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है। वो झुक इसलिए, तो उसकी मिसाल ऐसे ही कि जब आप ज़्यादा अमीर होंगे तो अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप और मज़ीद मदद करेंगे। कुछ लोगों का ना बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है कि यार ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 पैसे आ गए ने तो ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਕੜ ਵੱਖਰੀ हो गई, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ टाइम नहीं देता। यार हो सकता है कि वो बंदा जब अमीर होने की जिस राह पे चला है उधर उसकी मसरूफियत इतनी बढ़ गई है या उसके साथ लोग इतने मुंसलिक हो गए कि उसके पास अब वो अपने टाइम की बहुत कदर करता है, वैल्यू समझता है अपने टाइम की, तो वो हर बंदे को जाके नहीं सेपरेट टाइम दे सकता, या वो वाकई ही मसरूफ है। लोग उसको क्या समझते हैं कि यार भाई एरोगेंट हो गया है, Arrogant हो या गया है। मतलब क्योंकि हमारी ना एक साइकोलॉजी में एक शुरू से एक बात सेट की हुई है कि भाई जो अमीर लोग हैं ना वो करप्ट है। ऐसे ही आप पाकिस्तान में सिर्फ बैठ के सिर्फ ये ना देखेंगे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और उन्होंने अपनी गाड़ियां बना ली, और आपने कॉमन, अगर मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन पॉलिटिक्स की जो जब भी मैंने जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है ना उस हिसाब से जब भी बात हो रही होती है ना पॉलिटिक्स की, तो उसमें ये बात हो रही होती है कि ऐते नवाज शरीफ ने ऐ कर दिता है, इमरान खान ने ऐ कर दिता है, ऐ किन्ने करप्ट ने। ये जो लोग बात कर रहे होते हैं ना सर, आप उनको आज प्रेसिडेंट बना दे, ये उससे ज्यादा पाकिस्तान की छिल उतार देंगे। ऐसे ही है। बल्कि एक बड़ा मजे का पॉइंट भी है कि मेक योरसेल्फ दैट योर हाउस इज इन अ परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू गोइंग टू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। यस यस। तो अब एक मेंटालिटी भी बड़ा मैटर करती है। आप फॉर एग्जांपल अब आप पाकिस्तान में देखेंगे हर रिक्शे वाले के पीछे या ट्रालियों के पीछे लिखा होगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन आप किसी नजर लानी है, तेरी नजर लानी और है। कुछ नहीं मतलब किसी बचा। मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू के पीछे नहीं देखेंगे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या उसके पीछे चप्पल लटक रही है कि बुरी नजर ना लगे। तो एक मेंटालिटी बड़ा मैटर करती है। देखिए नजर भी लगती है, नजर लगती है, वो तो नो डाउट नजर भी लगती है, लेकिन ये जो है ना कि ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ लग जानी, ऐसे और ही भाई है। पहले कुछ कर तो ला मेरा भरा। ठीक है। तो सर आगे जो है ना वो इस बात को कहता है कि जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी रिच लाइफ का क्या मकसद है, तो फिर आप अगले स्टेप पे आएँ। आप देखें पैसा खर्चें, उन चीज़ों पे पैसा खर्चें जो आपको खर्चने के 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन या बाद या बेशक 1 साल बाद आपको कभी ये फीलिंग ना आए, कभी आपको रिग्रेट ना होए कि यार ये मैंने गलत पैसे खर्च किए। आप $10 खर्चने, 100 खर्चना है या 1000 खर्चना है, खर्चें ऐसे। लेकिन बाद में 10, 15 या 20 दिन बाद आपके दिल में ये फीलिंग होनी चाहिए कि यार आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है। अब मैं इसकी ना एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। किसी बंदे का ना बजट होता है सुजुकी मेहरान लेने का, बिल्कुल ठीक है। वो जैसे तैसे कोई रिश्तेदार से थोड़े से पैसे उधार पकड़े, किसी दोस्त से पैसे उधार पकड़े या बैंक से लोन ले लिया, लेके नई होंडा सिटी निकलवा ली। ऐसे। ठीक है। बजट किसका था? मेहरान का। और ले कौन सी गाड़ी लाया? होंडा सिटी। ठीक है। होंडा सिटी लेके चस तैयार ही है कि भाई गड्डी वड्डी ले ली है, ठीक है। अब आपने अपने ऊपर प्रेशर बना लिया। सर देखें, जब भी आप पैसा खर्च के कोई चीज़ लेते हैं वो वक्त ही आपको सिर्फ डोपामीन देता है। एग्जैक्टली। ठीक है। गाड़ी आपने ली है ना, वो एक दिन, किसी को एक दिन खुशी होती है, ठीक है,
किसी को 2 दिन खुशी होती है, एक वीक के बाद आपका एक सेटिस्फेक्शन लेवल वीक वही के होगा बाद जो आप आपका कहते हैं पहले कि था। यार मतलब क्या क्या ही कहें। लेकिन जो पैसे आपने उसके ऊपर लगा दिए उसने आपको साल क्या 2 साल क्या 3 साल क्या प्रेशर देना। अब मैं इसी सेम मिसाल को ना यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो एक चीज़ चल रही है कॉमनली मैं उसका बताता हूँ। यहाँ के बच्चों की साइकोलॉजी में एक चीज़ एंटर की जाती है और जो कि हमारी देसी कम्युनिटी में भी एंटर हो चुकी है। जो लोग पुराने आए हुए हैं ना वो इस बात को समझ सकेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपकी साइको हो गया ठीक है, जो यहाँ पैदा हुआ पहले उसकी बात करूँगा कि ये वो इस बुक में भी कहता है ये वो क्योंकि उसने अमेरिका के इस लिहाज से देखी और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा ज़्यादा कोई डिफरेंस difference नहीं है। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट मिलती जुलती सेम ही, इनकी क्वीन भी सेम है ठीक है। अच्छा वो कहता है कि भाई आपकी साइकोलॉजी में एक बचपन से बात फिट की कर दी जाती है, इफ़ यू बाय योर ओन हाउस तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो। बात फिर कॉन्ट्राडिक्शन में आ गई कि यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट्स योर रिच लाइफ इज, नॉट व्हाट सोसाइटी थिंक दैट हाउ कि आप अगर महंगी गाड़ी लेके किसी को दिखाओगे ठीक है तो लोग मुझे समझें, क्योंकि ये भी एक इंसान के अंदर जो ईगो वाली चीज़ है ना कि भाई मैं कोई महंगी गाड़ी लेके या मर्सिडीज लेके इधर से गुजरूंगा तो मुझे फिर जो है ना आवाम कुछ समझेगी कि इसने कुछ उखाड़ा है। भाई किसी को रत्ती फर्क नहीं पड़ता ठीक है, बल्कि आप ज्यादातर अपने जेलसी ही बनाते हो कि जो लोग आपसे जेलस ही होते हैं। खुश होने वाला तो शायद इक्का दुक्का ही कोई आपका दोस्त होगा, वो भी पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने बात की इवन आपके अगर दोस्त अच्छे नहीं है तो वो भी आपके बारे में यही सोचने पड़ रहे हैं यार एन ए पता नहीं की कर रहे हैं, एदी किस्मत चंगी सी किस्मत चंगी सी ठीक है। वो कोई बंदा नहीं देखता पीछे उसके स्ट्रगल कितनी है या अल्लाह ने आपको कितना आजमाया है देने से पहले, वो कोई नहीं देखता। वो कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, नहीं पूछेगा। वो सिर्फ ये कहेगा भी नहीं, सोचेगा। कईयों की तो खैर नजरों से पता लग जाता है कि वो कितना आपसे सड़ रहे हैं एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अपनी ना वाइब दे देगा आपको, उसके मुंह से पता लग जाएगा। एक और बुक है ईगो इज द एनिमी और लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, एक अलग बुक है, ये किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। उसमें बताता कि आपके से जो जेलस होने वाले ना उनको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि आप नेगेटिव एनर्जी से दूर भी रह सकते हैं। किसी बुक का बड़ा प्यारा कोट है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट वन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। क्या आप ये नहीं समझ सकते कि आपको सारा कुछ आता है, और बल्कि वो बड़ा खतरनाक किस्म का बंदा होता है कि जिसको हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, कि इंस्टेड ऑफ कि जिसको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज होता है। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है जो बंदा क्रिएट करता है और जो जिससे बंदा आगे अगले बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिल्कुल। इसी बुक को ना आगे दोबारा आगे से मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करता जाऊँ कि आप की साइकोलॉजी में एक चीज़ फिट कर दी जाती है कि आपने घर लेना ठीक है, और अब आपको थोड़ा सा अभी आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया, आपने देख लिया होगा चीज़ें, गोरा जॉब पकड़ेगा, जॉब पकड़ने के बाद घर ले लेगा, मॉर्गेज पे कर ले लेगा और वो 7 लाख का घर होगा, उसके ऊपर 6-7 लाख डॉलर या आपने मजीद बल्कि इससे भी ज़्यादा पे करना है ठीक है। अभी जो मॉर्गेज के रेट चल रहे हैं वो मिनिमम 7-8% ठीक है, 7-8% आप निकाल लें तो वो तकरीबन 6 लाख का घर के ऊपर आपको 12-13 लाख डॉलर आपने 30-32 साल पे करना है। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपने जॉब कर रहे हैं, उस जॉब की सैलरी से आप अपना मॉर्गेज पे कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो जॉब आपके पास कितनी देर रहनी है। ऐसे इन केस यू लॉस योर जॉब, मॉर्गेज तो देना है आपने, देना है ठीक है, फंस गए ठीक है। रेंट के घर में ऐसे नहीं है, आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, आप रेंट छोड़ के, अगर आप ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तानी की बात करूँ तो यार आप अगर मॉर्गेज पे ले लिया घर तो आपने देना है, रेंट पे रह रहे हो आपके पास ऑप्शन है, लोकेशन ऑफ फ्रीडम पाकिस्तान जाके रह सकते हो जब तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती, या आप डाउनग्रेड कर सकते हो, आप एक महंगा घर ले लेते हो, अब उस महंगे घर की किस्त भी आपने ज़्यादा देनी है। ऐसे सेम लाइक कार, यार आप $40,000 की गाड़ी ले लेते हो या $80,000 की गाड़ी ले लेते हो ठीक है, मोस्टली तो 70-80 हज़ार की एक महंगी गाड़ी होती है, बिल्कुल 70-80 हज़ार डॉलर की, जो कि पाकिस्तानी अगर करें तो आप तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी, अगर आप कर रहे हो गाड़ी के ऊपर, गाड़ी ले ली आपने, अब आपकी गाड़ी डेप्रिशिएट होनी है डे बाय डे, एग्जैक्टली ठीक है, उसने अप नहीं जाना, और अगर वो अप जाती भी है कभी, जो कि बहुत रेयर चांसेस है, तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन ऊपर चली जाती है ठीक है। एग्जैक्टली आप 70-80 हज़ार डॉलर का क्या मतलब है, अगर लेट सपोज एक बंदा $1 लाख के पैकेज पे लगा हुआ है साल के ठीक है, उसमें से
20-25 हज़ार टैक्स पे 30,000 तो टैक्स निकल टैक्स गया, टैक्स पीछे कट के बचा आएगी 70 हज़ार। 70 हज़ार में से आप अपने 40-50 हज़ार के खर्चे निकाल दो, जो कि रेंट, ग्रोसरी और ये वो जाना ही जाना है आपका, ठीक जी। है। फिर आपने साल में एक टूर भी मारना होता है माशाल्लाह से, ठीक है कि जी। और फिर आपने क्योंकि सोशल मीडिया पे तस्वीरें चढ़ानी होती हैं और 10 लोगों को बताना होता है कि भी हम फलानी जगह पे फलानी फिर जगह के पे आए गए हैं, हैं। ठीक है। वो आपने क्रेडिट कार्ड लेना होता है, क्रेडिट कार्ड से आप उसके भी पैसे खर्चते हो, फिर आप क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देते हो और फिर आप उधर से भी फंसते जाते हो डेब्ट के अंदर, ठीक एग्जैक्टली। है। एक तो उधर डेब्ट से फंस गए। अब आप मुझे खुद बताएं, लाख का पैकेज एक बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उस लाख में से 70 आया, 70 में से 40-50 हज़ार के आपके खर्चे निकल गए, खर्चे निकल गए। 10-15 हज़ार की आपकी हॉलीडे निकल गई एक टूर साल का, ठीक है। फिर उसके अंदर से आपने कभी कोई इमरजेंसी आ गई, वो भी पैसे आपने देने, ठीक ऐसे है। ही फिर आपने क्रेडिट कार्ड पे भी मॉर्गेज अपना वो डेब्ट इंटरेस्ट पे चढ़ा करना लिया, है। इंटरेस्ट चढ़ा लिया, ठीक है। और अब आपने घर की किस्त भी दे रहे हो आप उसमें से, ठीक है। और इन केस आपके घर के अंदर कोई डैमेज हो जाता है, कोई भी मसला हो सकता है, कोई प्लम्बर या, और आपको यहाँ पे पता है कि कितना एक्सपेंसिव है ये। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। प्लम्बर को सिर्फ आपने एक टूटी लगाने के लिए बुलाना ना, तो उसने आपको 200-250 सिर्फ कॉल फी चार्ज कर देनी है, ठीक है। ऐसे ही और अब जब आप रेंट पे ले रहे हो ना घर, तब इन खर्चों की आपको टेंशन टेंशन नहीं ये है, ऑनर ने ये संभाल ओनर ने संभाल ठीक है। लिया। आप अपना मॉर्गेज पे घर ले लेते हो, ठीक है, और वो सारे खर्चे आप अपने जिम्मे लेते हो, ठीक है। और उस कॉस्ट को आप उस टाइम पे एनालाइज भी नहीं करते। फिर आप उसको पूरा फर्निश करोगे, फिर आप उसमें स्विमिंग पूल भी बनाओगे, फिर उसमें हमें पौधे भी ला के रखोगे, वो आप एक्स्ट्रा मजीद आप अब बेसिकली देखें आप दलदल में फंसते जा रहे हैं आप फंस basically किस चीज़ में रहे हैं, ठीक है। आप अब मुलाजिम हो गए, अब आपको हर टाइम ये टेंशन लगी हुई है, अगर मेरी जॉब चली गई या अगर मैंने अपनी जॉब पे परफॉर्मेंस ना अच्छी दिखाई तो मैं फंस गया। ऐसे ही अब आप खुद देखें कि आप कंफर्ट ले रहे हैं अपनी लाइफ में या आप कहीं पे फंस रहे हैं दलदल में। तो वो रमीत इस बुक में यही मेन बेसिकली बताना चाह रहा है कि अगर आपने डेप्ट लेना है, ठीक है। और सर मैं आपको ना साथ में दीन की बात चलाता रहूं, सूद मना कर दिया आपको, मना कर दिया straightforward, ठीक है, ठीक है। गोरों को कईयों को पता है, मेरे साथ जब कभी गोरे बात कर रहे थे ना, एक दफ़ा मैं वो डेल हमारे ऑफिस में काम करता था, आपको पता ही है, छोड़ गया। वो एक दफ़ा मेरे साथ आया, वो अक्सर ही सिडनी कॉन्फ्रेंस में जाता होता था, तो किसी कॉन्फ्रेंस से वापस आया और उस कॉन्फ्रेंस में 2-3 ना मुसलमान भी थे। तो मुझे आगे कहता एक दिन ऑफिस में आके मुझे कहता कि यार मुझे अभी रिसेंटली पता लगा तुम लोग इंटरेस्ट पे घर नहीं ले सकते। मैंने कहा हाँ सही पता लगा। कहता क्या वजह है इसके पीछे? मैं कहा इट्स प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, लेकिन खैर इसकी आगे मज़ीद आगे स्टडी है, ठीक है, कि किस तरह से आप रीपेमेंट्स पे यू कैन बाय थिंग्स, बट लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, अभी मैं इसको नहीं डिस्कस करूँगा। लेकिन देखें बात ये है कि रिलीजन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता है कौन से व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। उसके बाद अगर जब आप गोरे की किताबें पढ़ते हैं ना, तो आपको मजीद क्लैरिफाई करता है कि यार कुरान पाक ने तो या नबी की हदीस ने तो हमें 1400 साल पहले बता दिया हुआ है। हाँ, सारा का 1400 साल पहले और 2-4 लाइनों में बता दिया। तो मैं रिलीजन को भी थोड़ा सा इस वजह से एम्फसाइज करूंगा कि जो रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट बना लिया ना, कि यार रिलीजन हर चीज़ जिससे हमें चस आ रही है, जिससे हमें मज़ा आ रहा है, उससे मना कर रहा है। हाउ बोरिंग इज दैट, एग्जैक्टली। ठीक है। या हमें बस सिर्फ नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ना एक औखा काम है, ठीक है, और मतलब कि क्या इससे मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। जब तक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग रिलीजन की नहीं आएगी, जी जी, यार देखें इस्लाम को तो चलो अब आप डीपली स्टडी करोगे, अब आप किसी भी बिजनेसमैन की या एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी बड़ी किताबें, जो कामयाब लोगों ने किताबें लिखी हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं है, उनकी किताबों का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है स्पिरिचुअलिटी, एग्जैक्टली, ठीक है। अब वो स्पिरिचुअलिटी में वो कहते हैं कि देयर इज़ अ हायर पावर, कि जिसके साथ आपको मेंटली अपना कनेक्शन बनाना पड़ेगा। दीन आपको बता रहा है कि वो क्या है, ठीक है। गोरा अभी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। किसी एक और बंदे का भी कोट है, आई थिंक शायद आइंस्टाइन का, आई एम नॉट 100% श्योर, जिसमें वो ये कहता है कि आपकी जो सी है ना कम नॉलेज साइंस की, ठीक है, अ लिटिल नॉलेज ऑफ साइंस लीड यू टूवर्ड एथिज्म एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू अ बिलीवर ऑन क्रिएटर, ठीक है।
अब ये किसी मुसलमान ने नहीं लिखी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है, ठीक है। तो खैर आज के पॉडकास्ट को यहीं पे ही फिनिश करते हैं। जी बाकी किसी भी बंदे ने अगर ये दोनों बुक्स, मैं दोबारा से इनका नाम रिपीट कर देता हूँ, टॉप 5 regrets of dying ऑफ डाइंग, of dying और आई विल टीच यू हाउ टू बिकम रिच बाय रमीत सती, और आपकी वाली बुक का रोंडा बायरन, रोंडा ठीक बायरन। है, ये ऑस्ट्रेलियन नर्स है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी होगी, और आप ऑजी डायरीज़ को सब्सक्राइब करें, इसी तरह का और हम बड़ा अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते रहा करेंगे। और साथ में ना हमें कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको और मज़ीद किस किस्म के टॉपिक्स चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चीज़ें डिस्कवर करने का शौक़ है, और आप कैसे आगे प्रोग्रेसिवली अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, या नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो नीचे कमेंट्स में बताया करें, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उनको भी आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।